नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। जीसी लियोंग की हमारी सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी सीरीज में आज हम चैप्टर 14 यानी क्लाइमेट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इसे खोलते हैं। हम सब मौसम महसूस करते हैं, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी ठंड। लेकिन ये सब होता कहाँ है? इसके पीछे का जो पूरा सिस्टम है, पूरी मशीनरी, वो क्या है? आज हम इसी क्लाइमेट मशीन के पुर्जे पुर्जे को समझने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। बिल्कुल। मतलब वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, इसकी शुरुआत होती है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर से। ये हवा की एक अदृश्य चादर है जिसमें हम सब रहते हैं, और ये सिर्फ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा है। एग्जैक्टली। और ये जो अदृश्य चादर है ना, यही उन सभी चीजों का इंजन है जिन्हें हम वेदर और क्लाइमेट कहते हैं। इसकी बनावट, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, इसकी परतें, इसका एनर्जी सोर्स क्या है, यही सब कुछ तय करता है। इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ प्लैनेट। और सबसे पहले इसकी रेसिपी समझते हैं। मुझे ये हमेशा एक तरह की गैसों की चाय जैसा लगता है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट हैं, जो सबसे ज्यादा है, वो है 77% नाइट्रोजन। हाँ। फिर आता है 21% ऑक्सीजन, जो हमारे लिए लाइफ है। और बाकी का जो 1% बचा, उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी दूसरी गैसें हैं, जैसे चाय में इलायची और अदरक। ये तो हो गए फिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स। राइट। ये फिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स पृथ्वी पर लाइफ के लिए एक बेस तैयार करते हैं। नाइट्रोजन भले ही इनर्ट हो, लेकिन पौधों के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन तो हम जानते ही हैं, लेकिन जीसी लियोंग की किताब एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट उठाती है जो अक्सर मिस हो जाता है। और वो क्या है? वो है वेरिएबल इंग्रेडिएंट, पानी या वाटर वेपर। इसका प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में 0 से 4% तक लगातार बदलता रहता है। अच्छा। कभी ये भाप के रूप में होता है, कभी बारिश या बादलों की तरह लिक्विड, तो कभी बर्फ या ओलों की तरह सॉलिड। और यही वेरिएबल इंग्रेडिएंट असली खेल खेलता है। हाँ, ये तो है। भारत में मॉनसून की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण शायद यही है। एक साल इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, अगले साल सूखा पड़ जाता है। ये सब हवा में मौजूद मॉइस्चर कंटेंट का ही तो खेल है। बिल्कुल। और किताब में एक बहुत गहरी बात लिखी है। अगर हम एक सूखे बिना पानी वाले एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो कोई मौसम ही नहीं होता, शायद जलवायु भी नहीं। थिंक अबाउट इट। एक ऐसी दुनिया जहां ना बादल हो, ना बारिश, ना बर्फ, ना ह्यूमिडिटी। ये पानी का वेरिएबल कंटेंट ही है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वेदर और क्लाइमेट में इतना ज्यादा अंतर पैदा करता है। इट्स द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी ऑफ क्लाइमेट। ओके, तो एटमॉस्फेयर की रेसिपी समझ आ गई। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये एटमॉस्फेयर एक सिंगल लेयर नहीं है। ये एक बिल्डिंग की तरह है जिसमें कई फ्लोर्स हैं। हम सब तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना? हाँ, हम सब ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये जमीन से लगभग 6 मील यानी करीब 10 किलोमीटर ऊपर तक है। सारा ड्रामा, सारा एक्शन यहीं होता है, सब कुछ यहीं पर। बारिश, तूफान, बादल, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, जेट स्ट्रीम्स, पोल्यूशन, सब कुछ इसी लेयर में है। ये एक कॉलेज के फेस्टिवल ग्राउंड की तरह है जहाँ सारे इवेंट्स हो रहे हैं। और एक चीज जो मैंने हमेशा नोटिस की है, जैसे जैसे हम इस परत में ऊपर जाते हैं, तापमान गिरता है। गर्मियों में मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए लोग शिमला या मनाली जैसे हिल स्टेशन पर चले जाते हैं। ये इसी का इफेक्ट है। परफेक्ट एग्जाम्पल। इसे कहते हैं नॉर्मल लैप स्ट्रेट। हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। यही वजह है कि ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर क्या है? मैंने सुना है कि हवाई जहाज अक्सर बादलों के ऊपर उड़ते हैं जहां मौसम बिल्कुल शांत होता है। करेक्ट। ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर की दूसरी मंजिल। ये एक बहुत ही शांत इलाका है, जैसे कैंपस के बाहर की एक शांत लाइब्रेरी। मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं। हाँ, यहाँ बादल नहीं, धूल धुआं नहीं, और हवा बहुत पतली होती है। यहाँ मौसम की कोई गड़बड़ी नहीं होती। इसीलिए ज्यादातर कमर्शियल एयरप्लेन्स इसी परत में उड़ना पसंद करते हैं, ताकि टर्बुलेंस से बच सकें और फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर हो। बट वेट, स्ट्रेटोस्फेयर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट? द ओजोन लेयर। यस, एंड दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। स्ट्रेटोस्फियर में O3 यानी ओजोन गैस की एक परत होती है जो सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेडिएशन को सोख लेती है। तो ये एक तरह का सनस्क्रीन है प्लैनेट के लिए। बिल्कुल, नेचुरल सनस्क्रीन। और मजे की बात यह है कि इस यूवी एब्जॉर्प्शन की वजह से स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाने पर तापमान कम होने के बजाय बढ़ता है। इट्स अ टेम्परेचर इन्वर्जन। दैट्स फैसिनेटिंग। तो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पे ठंडा, स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाने पे गर्म। ओके। और इसके भी ऊपर
इस बिल्डिंग की छत पर क्या है? इसके ऊपर कई 100 मील तक आयोनोस्फीयर फैला है। ये हमारे लिए एटमॉस्फेयर का कम्युनिकेशन हब है। इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी आयन्स होते हैं। ये आयन सूरज की रेडिएशन से बनते हैं और ये लेयर्स हमारे लिए रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत मदद करती हैं। अच्छा, तो पुराने जमाने में लोग जो रात में शॉर्ट वेव पर बीबीसी या रेडियो सेलोन सुनते थे, वो इसी लेयर की वजह से पॉसिबल था। एग्जैक्टली। आयोनोस्फीयर में DEF नाम की अलग-अलग लेयर्स होती हैं। दिन में ये सारी एक्टिव होती हैं, लेकिन रात में D लेयर गायब हो जाती है, जिससे रेडियो वेव्स बिना एब्जॉर्ब हुए F लेयर से रिफ्लेक्ट होकर बहुत दूर तक ट्रैवल कर पाती हैं। और आज के जमाने में? आज भी हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन और GPS सिग्नल्स इसी लेयर से होकर गुजरते हैं। सो इट्स आवर गेटवे टू स्पेस। इनक्रेडिबल। तो हमारे पास एटमॉस्फेयर की ये मल्टी लेयर्ड बिल्डिंग तो है, लेकिन इसे चलाने की एनर्जी, इसका फ्यूल कहाँ से आता है? यहीं पर इंसुलेशन का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? बिल्कुल। हमारी धरती के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूरज है। हाँ, इंसुलेशन का मतलब है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सूरज से जो एनर्जी पृथ्वी की तरफ आती है उसे सोलर रेडिएशन कहते हैं। लेकिन उस रेडिएशन का सिर्फ वो हिस्सा जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के टॉप तक पहुंचता है उसे इंसुलेशन कहते हैं। ये 93 मिलियन मील का लंबा सफर तय करके हम तक पहुंचती है। और जीसी लियोंग में बताया गया है कि इस सोलर एनर्जी के 3 हिस्से हैं। एक तो है विजिबल व्हाइट लाइट, जिसे हम धूप कहते हैं। दूसरा है अल्ट्रा वायलेट या यूवी रेज। हाँ, जिसके बारे में घर वाले कहते हैं कि ज्यादा धूप में मत घूमो, स्किन चल जाएगी। एग्जैक्टली। और तीसरा है इंफ्रारेड रेज, जो असल में हीट है। करेक्ट। तो अब सवाल ये है कि सूरज से आने वाली सारी एनर्जी का होता क्या है? क्या पृथ्वी सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है? नहीं, यहीं पर पृथ्वी का एनर्जी बजट सामने आता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस बजट। मान लीजिए सूरज से 100 यूनिट्स ऊर्जा चली, तो इसका हिसाब किताब क्या है? ग्लो से 2 यूनिट्स जमीन की बर्फीली सतहों से और 6 यूनिट्स हवा में मौजूद पार्टिकल्स से। अच्छा। इस रिफ्लेक्शन को अर्थ्स एल्बीडो कहते हैं। ये एक बाउंस चेक की तरह है जो धरती के खाते में कभी जमा ही नहीं हुआ। और ये अल्बीडो वाला कॉन्सेप्ट तो क्लाइमेट चेंज के डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फी पिघल रही है, पृथ्वी की रिफ्लेक्टिव सरफेस कम हो रही है, यानी वो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर रही है। इट्स अ डेंजरस फीडबैक लूप। एब्सोल्युटली। अब बची 65 यूनिट्स। इसमें से 14 यूनिट्स को एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें सोख लेती हैं। ओके। और यहीं पर एक कमाल की चीज होती है। इस अब्जॉर्प्शन की वजह से रोशनी बिखरती है, जिसे स्कैटरिंग और डिफ्यूजन कहते हैं। हवा के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नीले और बैंगनी रंग को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं और हमारी आंखें नीले रंग के लिए ज्यादा सेंसिटिव हैं। इसी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। That makes so much sense. तो फिर बची हुई 51% ऊर्जा, ये है असली इनकम जो धरती की सतह तक पहुंचती है। और यही 51% ऊर्जा धरती की सतह को गर्म करती है। Yes, but here's a common misconception. सूरज की किरणें हवा से होके गुजरती हैं, लेकिन वो हवा को डायरेक्टली गर्म नहीं करती। हवा ट्रांसपेरेंट है। सूरज की किरणें पहले जमीन को गर्म करती हैं। अच्छा, तो फिर हवा कैसे गर्म होती है? I've always thought सूरज हवा को सीधे गर्म करता है। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, रेडिएशन। सूरज की शॉर्ट वेव रेडिएशन जमीन को गर्म करती है। राइट। स्टेप 2, कंडक्शन। अब ये गर्म जमीन एक गर्म तले की तरह अपने कांटेक्ट में आने वाली हवा की निचली परत को गर्म करती है। ओके। स्टेप 3, कन्वेक्शन। जब हवा की ये परत गर्म हो जाती है तो वो हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी भारी हवा उसकी जगह लेने नीचे आती है, जैसे चाय के कप से भाप ऊपर उठती है। इस प्रोसेस से धीरे धीरे ट्रोपोस्फियर नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होता है। That's why hill stations are cool. Wow, so the atmosphere is heated from the bottom up, not from the top down. This changes everything. अब एक क्लासिक सवाल पर आते हैं, जो जीसी लियोंग में भी है। समुद्र किनारे दिन में रेत इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा गर्म क्यों हो जाती है, लेकिन पानी ठंडा लगता है? हाँ, I've experienced this first hand on a trip to पुरी। दोपहर में रेत पर पैर रखना मुश्किल था, पर समुद्र का पानी रिफ्रेशिंग था। ये लैंड और वाटर के हीटिंग प्रॉपर्टीज के डिफरेंस की वजह से होता है। लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन मच फास्टर देन वाटर। इसके 4 मुख्य कारण हैं। ओके, व्हाट आर दे? पहला,
पानी ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए सूरज की गर्मी सिर्फ सतह पर नहीं रहती बल्कि काफी गहराई तक चली जाती है। जमीन ओपेक होती है, सारी हीट ऊपर की कुछ इंच में ही कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। जैसे एक काली टी शर्ट की तरह। बिल्कुल, जो धूप में तुरंत गर्म हो जाती है। राइट। दूसरा, पानी हमेशा गति में रहता है। वेव्स और करंट्स के कारण गर्मी एक बहुत बड़े वॉल्यूम में मिक्स हो जाती है। जमीन स्टेबल है, जहां हीट पड़ी वहीं रह गई। तीसरा, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जमीन से बहुत ज्यादा होती है। सिंपल शब्दों में 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी में 1 किलो मिट्टी 5 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो जाएगी। पानी गर्म होने में बहुत टाइम लगाता है। और चौथा कारण इवेपोरेशन होगा। एग्जैक्टली। पानी की सतह से लगातार इवेपोरेशन होता रहता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। जमीन से इवेपोरेशन बहुत कम होता है। इन चारों कारणों की वजह से जमीन पानी की तुलना में बहुत तेजी से गर्म होती है और रात में उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है। और इस प्रिंसिपल के रियल वर्ल्ड इफेक्ट्स तो हम रोज देखते हैं, खासकर भारत में। मुंबई या चेन्नई जैसे कोस्टल शहरों में दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा, सी ब्रीज, और रात में जमीन से ठंडी हवा, लैंड ब्रीज चलती है। बिल्कुल। दिन में जमीन तेजी से गर्म होती है, वहां लो प्रेशर बनता है, जबकि समुद्र ठंडा रहता है, वहां हाई प्रेशर होता है। तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी समुद्र से जमीन की तरफ चलती है। ये है सी ब्रीज। और रात में इसका ठीक उल्टा। रात में इसका उल्टा होता है। जमीन तेजी से ठंडी हो जाती है, वहां हाई प्रेशर बनता है, और समुद्र जो धीरे धीरे ठंडा होता है वो कंपैरेटिवली गर्म रहता है, वहां लो प्रेशर होता है। तो हवा जमीन से समुद्र की तरफ चलती है। ये है लैंड ब्रीज। यही वजह है कि दिल्ली या नागपुर जैसे इलाकों में जो समुद्र से दूर हैं, गर्मियों में लू चलती है और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं। सही बात है। जबकि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे कोस्टल इलाकों का मौसम ज्यादातर मॉडरेट रहता है। द सी एक्ट्स लाइक अ जायंट एयर कंडीशनर। एग्जैक्टली, इट मॉडरेट्स द टेम्परेचर। तो आज हमने एटमॉस्फेयर की बनावट, उसकी परतों, सूरज से आने वाली ऊर्जा के हिसाब किताब और जमीन और पानी के गर्म होने के फंडामेंटल डिफरेंस को समझा। ये जलवायु विज्ञान के बिल्कुल बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर वायुमंडल के मूल तत्व, एनर्जी सोर्स और हीटिंग मैकेनिज्म लगभग हर जगह एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ पानी की बदलती मात्रा और जमीन पानी का अंतर ही कोस्टल और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो सोचिए। जब हम इसमें पृथ्वी के झुकाव मतलब टिल्ट, रोटेशन और अलग-अलग लैटिट्यूड्स को शामिल करेंगे, तो इसका प्रभाव कितना कॉम्प्लेक्स और वाइड स्प्रेड होगा। तो हमने क्लाइमेट के बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम जलवायु के तत्वों और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। देखिए, क्लाइमेट के ना कई एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, हवा का प्रेशर, विंड्स। लेकिन सोर्सेज को देखने पर एक बात साफ हो जाती है कि तापमान यानी टेम्परेचर ही असली किंग है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर मौसम की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो क्यों ना आज की चर्चा की शुरुआत टेम्परेचर से ही करें। पहले ये समझते हैं कि आखिर किसी भी जगह के मौसम के लिए तापमान इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल, तापमान आप कह सकते हैं 3 मुख्य वजहों से फंडामेंटल है। पहली बात, हवा में कितनी नमी मतलब वाटर वेपर हो सकता है, ये पूरी तरह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अच्छा। गर्म हवा ज्यादा नमी होल्ड कर सकती है और ठंडी हवा कम। हाँ, जैसे मुंबई की उमस भरी गर्मी में हवा में बहुत नमी होती है, लेकिन दिल्ली की सर्दियों में हवा एकदम सूखी लगती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही। दूसरा पॉइंट है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट, यानी पानी का भाप बनना और भाप का वापस पानी बनना। ये स्पीड भी टेम्परेचर ही तय करता है। ये तो हाँ, कॉमन सेंस है। गर्मी में कपड़े बालकनी में 1 घंटे में सूख जाते हैं, सर्दी में तो पूरा दिन ही लग जाता है। वही बात है। और इससे एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी तय होती है। और तीसरा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सीधे तौर पर टेम्परेचर से जुड़ी हुई है, और ह्यूमिडिटी से तय होता है कि बादल कैसे बनेंगे और बारिश किस तरह की होगी। ठीक है, तो ये तो साफ है कि टेम्परेचर इज द बॉस। पर कौन सी चीजें हैं जो किसी जगह के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं? सोर्स में पहला फैक्टर बताया गया है लैटिट्यूड, यानी भूमध्य रेखा से दूरी। हाँ, लैटिट्यूड सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए, पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, और इसी वजह से सूरज की किरणें ट्रॉपिक्स में यानी कर्क और मकर रेखा के बीच लगभग सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ती हैं मतलब?
लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ये किरणें तिरछी होती जाती हैं। अच्छा, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक टॉर्च को दीवार पे सीधा मारा जाए तो एक छोटा और बहुत ब्राइट सर्कल बनता है। वो हुआ इक्वेटर। और अगर टॉर्च को एंगल से मारा जाए तो रोशनी बड़े एरिया में फैल जाती है और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये हो गए पोल्स। शानदार एनालॉजी, बिल्कुल सही। और इसमें एक और लेयर है। सीधी किरणों को एटमॉस्फेयर की एक पतली परत से गुजरना पड़ता है, तो हीट लॉस कम होता है। अच्छा। तिरछी किरणों को ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तो रास्ते में बादल, धूल और वाटर वेपर काफी गर्मी सोख लेते हैं। बॉटम लाइन यह है, इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे तापमान उतना कम होता जाएगा। समझ गई। अगला फैक्टर है एल्टीट्यूड, यानी समुद्र तल से ऊंचाई। ये तो हम सब जानते हैं कि पहाड़ों पर ठंड होती है, पर ऐसा क्यों होता है? मतलब हम तो सूरज के और पास जा रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत कॉमन सवाल है। असल में हमारा एटमॉस्फेयर सूरज की गर्मी से डायरेक्ट नहीं, बल्कि जमीन से निकलने वाली गर्मी से गर्म होता है। ओहो। लैप्स रेट कहते हैं। एक जनरल रूल है कि हर 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान करीब 0.6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तभी दिल्ली से शिमला जाते ही एसी बंद करके स्वेटर निकालने पड़ते हैं। हाँ, पर यह रेट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। गर्मियों में ये रेट ज्यादा होता है, यानी तापमान तेजी से गिरता है। सर्दियों में धीरे धीरे। इसी तरह दिन में ज्यादा, रात में कम। अच्छा। सोर्स में एक उदाहरण है कि अगर किसी ट्रॉपिकल देश में सी लेवल पर तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 4500 फीट की ऊंचाई पर बसे शहर, मान लीजिए ऊटी, का औसत तापमान 65 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 18 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर, कॉन्टिनेंटैलिटी, यानी समुद्र से दूरी। मुंबई और दिल्ली का तापमान लगभग हर मौसम में अलग क्यों होता है? इसका जवाब शायद यही है। निश्चित रूप से इसका विज्ञान स्पेसिफिक हीट में छिपा है। पानी के मुकाबले जमीन बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। एक ही वॉल्यूम के पानी और जमीन को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म करने के लिए जमीन को पानी के मुकाबले सिर्फ 1/3 एनर्जी चाहिए। पानी एक तरह से बहुत जिद्दी है। इसीलिए दिल्ली, भोपाल, नागपुर जैसे शहर जो समुद्र से दूर हैं, वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। गर्मियों में भयानक गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड। और इसके उलट मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे तटीय शहरों में समुद्र तापमान को मॉडरेट करता है। वो न तो बहुत ज्यादा गर्म होने देता है और न बहुत ज्यादा ठंडा। इसलिए वहां साल भर तापमान लगभग एक जैसा रहता है। इसे मैरीटाइम क्लाइमेट कहते हैं। चलिए, अब कुछ डायनामिक फैक्टर्स की बात करते हैं। ओशन करंट्स और हवाएं। ओशन करंट्स और हवाएं ये पृथ्वी के क्या कहते हैं कन्वेयर बेल्ट्स की तरह काम करती हैं। ये गर्म इलाकों से गर्मी और ठंडे इलाकों से ठंडक को दूसरी जगहों पर ट्रांसपोर्ट करती हैं। अच्छा। सोर्स में इसके क्लासिक उदाहरण हैं। गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म धाराएं वेस्टर्न यूरोप के तटों को गर्म रखती हैं, जिससे वहां के बंदरगाह सर्दियों में भी बर्फ से नहीं जमते। अच्छा। वहीं लैब्राडोर करंट जैसी ठंडी धारा उसी लैटिट्यूड पर मौजूद उत्तर पूर्वी कनाडा के बंदरगाहों को कई महीनों के लिए जमा देती है। हवाओं का भी यही काम है। जैसे वेस्टर्लीज हवाएं ब्रिटेन और नॉर्वे में सर्दियों में गर्म हवा लाती हैं, जिससे वहां की ठंड कम हो जाती है, और हमारे यहाँ गर्मियों में लू चलती है तो तापमान अचानक बढ़ जाता है। बिल्कुल। अगला फैक्टर है स्लोप एंड एस्पेक्ट, यानी पहाड़ की ढलान और उसकी दिशा। ये तो पहाड़ों पर घूमने जाने वाला कोई भी इंसान तुरंत समझ जाएगा। हाँ, जो ढलान सूरज की तरफ होती है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साउथ फेसिंग स्लोप, वहां ज्यादा धूप आती है और वो ज्यादा गर्म होती है। इसे सनी स्लोप कहते हैं। और जो ढलान दूसरी तरफ होती है वो शेल्टर स्लोप कहलाती है और ठंडी रहती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हिमालय में भी ज्यादातर गांव और खेत साउथ फेसिंग ढलानों पर ही होते हैं। और इसी से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प फिनोमेना है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन, ये तो नाम से ही कुछ उल्टा लग रहा है। इसमें होता भी उल्टा ही है। शांत और साफ रातों में ऊंचाई पर मौजूद हवा तेजी से ठंडी हो जाती है। ये ठंडी हवा भारी होने के कारण ढलान से लुढ़क कर नीचे घाटी यानी वैली में जमा हो जाती है। अच्छा। नतीजा ये होता है कि घाटी का निचला हिस्सा ऊपर की ढलानों से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये सामान्य लैप्स रेट का उल्टा है, जहां ऊंचाई के साथ ठंड बढ़नी चाहिए। मतलब रात में घाटी में कैंपिंग करना ज्यादा ठंडा हो सकता है, बजाय पहाड़ी पर थोड़ा ऊपर रुकने के। बिल्कुल। और आखिर में वो जमीन जिस पर हम रहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल, ये कैसे तापमान को अफेक्ट करते हैं? बहुत गहरा असर डालते हैं। पहले वेजिटेशन की बात करते हैं।
जंगलों और खुले मैदानों के तापमान में बहुत फर्क होता है। अमेज़न के जंगल का उदाहरण दिया गया है, जहां घने पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए जंगल के अंदर बाहर के मुकाबले ठंडक रहती है। और पेड़ एवेपोट्रांसपिरेशन भी तो करते हैं, मतलब पत्तियों से पानी छोड़ते हैं। सही कहा। उस प्रक्रिया से आसपास की हवा ठंडी होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है और कभी-कभी धुंध या कोहरा भी बन जाता है। अब आते हैं सॉइल पर, यानी मिट्टी पर। हल्के रंग की मिट्टी जैसे रेगिस्तान की रेत ज्यादातर गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देती है। अच्छा। जबकि गहरे रंग की मिट्टी जैसे हमारे दक्कन के पठार की काली मिट्टी गर्मी को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। और सूखी मिट्टी जैसे रेत बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि गीली मिट्टी जैसे चिकनी मिट्टी जिसमें नमी होती है वो धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडी होती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में किसी जगह का तापमान सिर्फ धूप पर नहीं बल्कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, समुद्र से दूरी, हवाओं, समुद्री धाराओं, पहाड़ की ढलान और दिशा और यहाँ तक कि वहाँ के पेड़ पौधों और मिट्टी पर भी निर्भर करता है। ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम प्रेसिपिटेशन पर चर्चा करेंगे। अच्छा, आज जो हमारे पास सोर्स मटेरियल है वो मौसम के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू के बारे में है, प्रेसिपिटेशन। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है, आसमान से पानी का जमीन पर किसी भी शक्ल में गिरना, किसी भी रूप में। हाँ, और ये कहानी सिर्फ बारिश पर खत्म नहीं होती। इसमें कोहरा है, बर्फ है और वो आसमानी पत्थर भी हैं जिन्हें हम ओले कहते हैं। तो सोर्स बताता है कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। बिल्कुल, कहानी का जो असली हीरो है वो है वाटर वेपर। अच्छा। मतलब हवा में घुली हुई नमी जो हमें दिखती नहीं है। जब ये नम हवा किसी भी वजह से ठंडी होती है तो वो अपनी नमी को और संभाल नहीं पाती। ओके। तब पानी की ये अदृश्य बूंदें हवा में तैर रहे धूल के छोटे छोटे कणों, जिन्हें कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं, उनके चारों ओर जमा होने लगती हैं। इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और जब लाखों करोड़ों ऐसी बूंदें या आइस क्रिस्टल्स एक जगह जमा हो जाते हैं तो वो हमें बादल की शक्ल में दिखते हैं। हाँ, बादल बन जाते हैं। हाँ, और हम बचपन में इन बादलों के नाम रटते थे, सिरिस, क्यूमुलस, स्ट्रैटस। लेकिन सोर्स पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये आसमान में चल रही कहानी के संकेत है। जैसे क्यूमुलोनिम्बस का मतलब है कि भाई तूफान आने वाला है। हाँ, बिल्कुल। पर दिलचस्प बात यह है कि कंडेंसेशन का मतलब हमेशा बारिश नहीं होता। जब यही प्रोसेस जमीन के ठीक पास होता है तो हमें धुंध मतलब हेज या कोहरा देखने को मिलता है। सही। सर्दियों में दिल्ली या उत्तर भारत में जो सुबह सुबह विजिबिलिटी 0 हो जाती है, ट्रेनें और फ्लाइट्स घंटों लेट होती हैं, वो इसी ग्राउंड लेवल कंडेंसेशन का नतीजा है। अच्छा। और जब यही कंडेंसेशन फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे के तापमान पर होता है, मतलब 0 डिग्री से कम पर, तो पानी की बूंदों की जगह सीधे बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। तो फिर बर्फबारी होती है, और फिर होती है बर्फबारी यानी स्नो। मनाली या शिमला में जो खूबसूरत हल्के फुल्के फेदरी फ्लेक्स गिरते हैं वो यही हैं। और फिर आता है इस कहानी का विलेन, ओले यानी हेलस्टोन्स। ये तो तूफान का एक अलग ही लेवल है। हाँ, सोर्स में बताया गया है कि ये तब बनते हैं जब किसी शक्तिशाली तूफान मतलब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के अंदर हवा बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। पानी की बूंदें ऊपर जाके जम जाती हैं, फिर भारी होकर नीचे आती हैं। उन पर और पानी चिपकता है और हवा उन्हें फिर ऊपर फेंक देती है। ये साइकिल बार बार चलता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम प्याज पर परतें चढ़ाते जाएं। एग्जैक्टली। हर चक्कर में ओले का साइज बड़ा होता जाता है, और जब वो इतने भारी हो जाते हैं कि हवा उन्हें और नहीं उठा पाती, तब वो नीचे गिरते हैं। सोर्स में एक चौंकाने वाला फैक्ट है कि कुछ ओलों का वजन 2 पाउंड यानी लगभग 1 किलो तक पाया गया है। मैंने सोर्स में पढ़ा कि कुछ जगहों पर जैसे अमेरिका के हेल एली में ये इतना आम है कि लोग अपनी गाड़ियों के लिए खास हेल प्रूफ कवर इस्तेमाल करते हैं। और सोचिए, भारत में किसानों के लिए ये एक कौशमार, एक बुरे सपने जैसा है। सही बात है। हम हर साल खबरों में सुनते हैं कि ओलावृष्टि ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। गेहूं, सरसों, संतरे की फसलें पूरी तरह तबाह हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज से ये और भी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। हाँ, अब हम बेमौसम ओलावृष्टि की खबरें ज्यादा सुनते हैं, जो इसे किसानों के लिए और भी बड़ा जुआ बना देता है। बिल्कुल सही बात है। तो इन सब किरदारों के बाद अब आते हैं मुख्य कहानी पर, यानी बारिश पर।
तो सोर्सेज में बारिश के 3 मुख्य किरदार बताए गए हैं। तीसरा, जो 2 अलग-अलग मिजाज की हवाओं के मिलने से बनता है, साइक्लोनिक रेन। चलिए पहले किरदार से मिलते हैं। पहला किरदार, कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। कन्वेक्शन का मतलब है गर्मी के वजह से किसी चीज का ऊपर उठना। जैसे पानी उबालते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है पतीले में उबलता हुआ पानी। गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ठंडा भारी पानी नीचे जाता है। ठीक यही जमीन और हवा के साथ होता है। मतलब जहाँ जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जैसे ट्रॉपिक्स में या गर्मियों में हमारे यहाँ। एग्जैक्टली। सूरज जमीन को भट्ठी की तरह गर्म करता है। जमीन के कांटेक्ट में जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है। गर्म हवा फैलती है, हल्की हो जाती है और एक गर्म गुब्बारे की तरह तेजी से ऊपर उठने लगती है। और अपने साथ वो सारी नमी भी ऊपर ले जाती है। हाँ, सारी नमी ऊपर जाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से ये हवा और फैलती है और ठंडी होने लगती है। और फिर वही होता है, एक पॉइंट आता है, सैचुरेशन पॉइंट, जहाँ ठंडी हवा और नमी नहीं रोक पाती। फिर कंडेंसेशन होता है और बनते हैं वो विशाल डरावने दिखने वाले क्यूमुलोनिम्बस बादल। जो आसमान में ऊंचे टावर जैसे दिखते हैं। हाँ, कभी-कभी दोपहर में अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है। वो इन्हीं बादलों की वजह से होता है। ये प्रोसेस दोपहर तक अपने चरम पर होता है, जब जमीन सबसे ज्यादा गर्म होती है। और फिर होती है जोरदार मूसलाधार बारिश, जिसे टोरेंशियल डाउनपोर कहते हैं। अक्सर बिजली की कड़क और गरज के साथ। हाँ, भारत के कई हिस्सों में गर्मियों में या मानसून से ठीक पहले जो शाम की तेज बौछारें पड़ती हैं, वो इसका क्लासिक उदाहरण है। कुछ ही मिनटों में सड़कें दरिया बन जाती हैं। बिल्कुल, कॉलेज से निकलते ही या ऑफिस से घर जाते हुए अचानक तेज बारिश में फंस जाना, आप सोच भी नहीं सकते और 10 मिनट में सब कुछ भीग जाता है। लेकिन सोर्स इन ज़ोरबी बात बताता है कि ये बारिश जितनी नाटकीय होती है, उतनी फायदेमंद नहीं होती, खासकर खेती के लिए। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। जिन इलाकों को शायद सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, वहां बारिश इस तरह से होती है कि जमीन उसे सहेज ही नहीं पाती। क्यों? बूंदें इतनी मोटी होती हैं और बारिश इतनी तेज कि पानी जमीन के अंदर सोखने यानी सीप करने के बजाय तेजी से सतह पर बह जाता है। इससे टॉप सॉइल इरोजन तो होता ही है। अच्छा, साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पाता। तो इसका मतलब जबरदस्त बारिश के बावजूद जमीन सूखी रह जाती है। कुछ हद तक हाँ। नतीजा, कुछ ही महीनों बाद उसी इलाके में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। ये प्रकृति का एक क्रूर मजाक जैसा है। और शहरों में? और शहरों में तो ये और बड़ी मुसीबत है। हमारे ड्रेनेज सिस्टम इतनी तेजी से आए पानी को हैंडल करने के लिए बने ही नहीं है। इसीलिए गुरुग्राम, मुंबई, बैंगलोर जैसी जगहों पर घंटे भर की बारिश में ही वाटर लॉगिंग और फ्लैश फ्लड्स जैसे हालात बन जाते हैं। सही है। तो ये तो हुई वो बारिश जो जमीन की गर्मी से सीधे आसमान में उठकर होती है। लेकिन क्या होता है जब नमी से भरी हवा को सीधा ऊपर जाने का रास्ता ही न मिले? जब उसके सामने हिमालय या वेस्टर्न घाट्स जैसा कोई पहाड़ आकर खड़ा हो जाए। यहीं से हमारी दूसरी तरह की बारिश की कहानी शुरू होती है। यह है ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल। ओरो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब ही पर्वत होता है। अच्छा। ये तब होती है जब समुद्र से आने वाली नम हवा के रास्ते में कोई पहाड़ या ऊंचा पठार आ जाता है। हवा के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो उसे मजबूरन पहाड़ के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ता है। और जैसा हमने सीखा, जो भी हवा ऊपर उठेगी वो ठंडी होगी। हाँ। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो हवा फैलेगी, ठंडी होगी, उसकी नमी संभालने की क्षमता कम हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% तक पहुंच जाएगी और बादल बनकर बारिश शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत प्रेडिक्टेबल प्रोसेस है। बिल्कुल। पहाड़ का वो हिस्सा जो हवा के रास्ते में आता है, जहां से हवा टकराकर ऊपर चढ़ती है, उसे विंडवर्ड स्लोप कहते हैं। और सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है। जैसे भारत में? भारत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अरब सागर से उठने वाली मॉनसून की हवाएं जब वेस्टर्न घाट से टकराती हैं तो विंडवर्ड साइड पर बसे मुंबई और कोंकण के इलाके में जबरदस्त बारिश होती है। वहीं पहाड़ की दूसरी तरफ लीवर्ड साइड पर मौजूद पुणे में तुलनात्मक रूप से बहुत कम बारिश होती है। ये तो कमाल है ना? इसका मतलब एक ही पहाड़ के 2 अलग-अलग साइड पर बिल्कुल अलग दुनिया हो सकती है। एक तरफ हरे भरे जंगल और दूसरी तरफ सूखा रेगिस्तान जैसा इलाका। बिल्कुल हो सकता है। इसी दूसरे तरफ की जगह को रेन शैडो एरिया कहते हैं। अच्छा। जब हवा पहाड़ की चोटी को पार करके दूसरी तरफ उतरना शुरू करती है तो वो नीचे आने की वजह से दबती है, यानी कंप्रेस्ड होती है और गर्म हो जाती है। तो उसकी नमी संभालने की क्षमता बढ़ जाती होगी। हाँ,
गर्म हवा की नमी संभालने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है। बारिश होने के बजाय बची कुची नमी भी भाप बन जाती है, इसलिए इस इलाके में बहुत कम या बिल्कुल बारिश नहीं होती। अच्छा। सोर्स में असम की पहाड़ियों का जिक्र है, जहां इसी ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से मौसनराम और चेरापूंजी में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। तो ये रेन शैडो इफेक्ट भारत में पुणे के अलावा और कहाँ-कहाँ दिखता है? डेक्कन प्लाटो का एक बड़ा हिस्सा इसी वजह से सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क है। तमिलनाडु भी नॉर्थ ईस्ट मानसून को छोड़कर साउथ वेस्ट मानसून के दौरान रेन शैडो में ही आता है। ये भारत के ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। वाह। तो अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी किरदार पर, साइक्लोनिक या फ्रंटल रेन। ये बारिश ना तो जमीन के गर्म होने से होती है और ना ही पहाड़ों से टकराने से। इसका लेना देना दो अलग अलग मिजाज की हवाओं के टकराने से है। यहाँ कीवर्ड है कन्वर्जेंस यानी मिलना। ये बारिश तब होती है जब दो बहुत बड़े एयर मासेस मतलब हवा के समूह जिनके तापमान और नमी की मात्रा अलग अलग हों आपस में मिलते हैं। अच्छा। सोचिए, एक ठंडी सूखी और भारी हवा का समूह जो शायद ध्रुवों मतलब पोल्स की तरफ से आ रहा है, और एक गर्म नम और हल्की हवा का समूह जो ट्रॉपिक से आ रहा है। जैसे दो अलग अलग टीमों का आमना सामना। ठंडी हवा भारी यानी डेंसर होती है, इसलिए वो जमीन से चिपक कर चलती है। गर्म हवा हल्की होती है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो ठंडी हवा एक तरह से गर्म हवा के लिए बाउंसर का काम करती है। भाई ऊपर से जाओ। गर्म हवा को मजबूरन ठंडी हवा के ऊपर एक ढलान पर चढ़ना पड़ता है। एग्जैक्टली। सोर्स में दिया गया डायग्राम इस सी फ्रंट को दिखाता है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। दबाव कम होता है, हवा फैलती है, ठंडी होती है, कंडेंसेशन होता है और बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन ये बारिश कन्वेक्शनल रेन की तरह अचानक और तेज नहीं होती है ना? नहीं, ये हल्की रिमझिम फुहारों वाली होती है, लेकिन ज्यादा बड़े इलाके में और ज्यादा लंबे समय तक चलती है। और टेम्परेट रीजन्स जैसे यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में ये फ्रंट्स हजारों किलोमीटर तक फैल सकते हैं। क्या इसीलिए वहाँ का मौसम कई कई दिनों तक एक जैसा रहता है? मतलब हल्की बारिश और बादल छाए रहते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भारत के मॉनसून जैसा नहीं है जो एक खास मौसम में आता है, बल्कि ये फ्रंट साल भर बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिससे उनका वेदर पैटर्न बनता है। इसीलिए लंदन में अक्सर कई दिनों तक ड्रेरी ग्रे वेदर रहता है। तो भारत में इसका क्या उदाहरण है? भारत में सर्दियों के दौरान उत्तर भारत जैसे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में होने वाली बारिश, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। हाँ। ये वो तूफानी सिस्टम है जो मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से नमी उठाकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत पहुंचते हैं। वो इसी फ्रंटल रेन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये रबी की फसल के लिए बहुत जरूरी होती है। अमृत की तरह होती है, खासकर गेहूं के लिए। और चक्रवात, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जो साइक्लोन्स उठते हैं, वो भी तो इसी का रूप है। हाँ, वो भी साइक्लोनिक रेनफॉल का ही एक ज्यादा इंटेंस और विनाशकारी रूप है। जब एक लो प्रेशर एरिया के चारों ओर हवा तेजी से घूमती है और ऊपर उठती है, तो वो अपने साथ समुद्र से भारी मात्रा में नमी लेकर आती है, जिससे तटीय इलाकों में कई कई दिनों तक भयानक बारिश और तेज हवाएं चलती हैं। तो ये थे बारिश के 3 मुख्य प्रकार। कन्वेक्शनल, जो जमीन की गर्मी का नतीजा है, ओरोग्राफिक, जो पहाड़ों की देन है, और साइक्लोनिक, जो 2 अलग अलग हवाओं के मिलने का परिणाम है। हर एक के पीछे एक अलग साइंस और भूगोल काम करता है। और ये समझना हमें अपने आसपास के मौसम को बेहतर ढंग से जानने में मदद करता है। अगली बार जब बारिश हो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्यों हो रही है और इसका मिजाज कैसा होगा। कि ये तेज और थोड़ी देर की होगी या हल्की और लंबी चलने वाली। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स। कभी सोचा है कि जैसे समुद्र में गर्म और ठंडी धाराएं, करंट्स, एक तय पैटर्न में बहती हैं, क्या हवा का भी कोई ऐसा ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न होता है? हाँ। मतलब एक अदृश्य नदी की तरह जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है? बिल्कुल होता है। और ये कोई रैंडम पैटर्न नहीं है, ये तो एक तरह से पृथ्वी का ग्लोबल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एक विशाल इंजन जो सूरज की गर्मी से चलता है और पूरी धरती के मौसम को कंट्रोल करता है। चलिए आज इसी इंजन के पुर्जे खोलकर देखते हैं। हाँ। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि कैसे धरती पर हवा के दबाव की अदृश्य पहाड़ियां और घाटियां बनती हैं, जिन्हें हम प्रेशर बेल्ट्स कहते हैं, और कैसे फिर हवा इन पहाड़ियों से लुढ़ककर घाटियों की तरफ बहती है, जिससे प्लैनेटरी विंड्स बनती हैं।
लेट्स अनपैक दिस सिस्टम। बिल्कुल, और शुरुआत फाउंडेशन से करते हैं, प्रेशर बेल्ट से। ये इस पूरे सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन प्रेशर बेल्ट्स की। शुरुआत करते हैं एकदम बीच से, इक्वेटर से। यहाँ सॉस में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का जिक्र है और इसे एक बड़ा ड्रामेटिक नाम दिया गया है, डोल्ड्रम्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ठहराव, एक उदासी सी आती है। ऐसा क्यों है? डोल्ड्रम्स का मतलब भी है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब एक ठहराव। और ये नाम वो जहाज चलाने वालों की फ्रस्ट्रेशन से निकला है। अच्छा। होता यह है कि इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा के पास लगभग 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं। तो जबरदस्त हीटिंग होती होगी। बहुत ज्यादा। इससे हवा गर्म होती है, फैलती है और हल्की होकर सीधा ऊपर उठती है। मतलब जमीन के पास सरफेस लेवल पर हवा की साइड टू साइड मूवमेंट लगभग खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। हवा की सारी मूवमेंट वर्टिकल है, ऊपर की तरफ। अब आप 100-200 साल पहले के किसी सेलर की कल्पना कीजिए जो पाल वाले जहाज पर हैं। उसे तो हवा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। जब उसका जहाज इस इलाके में पहुंचता था तो हवा ना होने की वजह से वो हफ्तों, कभी-कभी तो महीनों तक एक ही जगह फंसा रह जाता था। अरे ना आगे जा सकते, ना पीछे। इसी ठहराव और हताशा ने इस जगह को डोल्ड्रम्स नाम दिया। अरे वाह। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंबई में मानसून आने से ठीक पहले वाली जो चिपचिपी गर्मी होती है। हाँ हाँ, जब उमस होती है, जब हवा का एक पत्ता भी नहीं हिलता और हाल बेहाल हो जाता है। सोर्स इसे जोन ऑफ विंड कन्वर्जेंस भी कहता है। इसका मतलब यहाँ हवाएं आकर मिलती हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। हाँ। कन्वर्जेंस का मतलब ही है मिलना, क्योंकि डोल्ड्रम्स में हवा गर्म होके ऊपर उठ रही है। हाँ। तो वहां एक लो प्रेशर का एरिया बन गया है। एक तरह का एटमॉस्फेरिक वैक्यूम। सही। अब नेचर को खालीपन पसंद नहीं, तो इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास के हाई प्रेशर वाले इलाकों से हवाएं इसकी तरफ खिंची चली आती हैं। हाँ। यहाँ पहुंचकर वो मिलती हैं, यानी कन्वर्ज होती हैं। हाँ। और फिर वो भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। बिल्कुल, ये एक अंतहीन साइकिल है। ठीक है, तो ये हुई हवा की घाटी, लो प्रेशर। अब इस घाटी से थोड़ा ऊपर, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ चलें तो लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड पर सोर्स में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स का जिक्र है। इन्हें हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। डोल्ड्रम्स का नाम तो समझ आता है, पर हॉर्स लैटिट्यूड्स, ये घोड़ों का क्या चक्कर है? इसके पीछे एक बड़ी दुखद कहानी है जो उस समय के ट्रेड रूट्स की मजबूरी दिखाती है। यहाँ डोल्ड्रम्स के ठीक उल्टा होता है। उल्टा मतलब? जो गर्म हवा इक्वेटर पे ऊपर उठी थी, वो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर ठंडी और भारी हो जाती है। अब वो वापस जमीन पे उतरना चाहती है और वो ठीक यहीं 30 डिग्री लैटिट्यूड के पास नीचे उतरती है। अच्छा। हवा के लगातार नीचे उतरने से यहाँ हाई प्रेशर बनता है। मतलब ये हवा का पहाड़ बन गया। और डोल्ड्रम्स की ही तरह यहाँ भी हवा शांत रहती होगी, क्योंकि सारी मूवमेंट वर्टिकल है, बस नीचे की तरफ। बिल्कुल। और घोड़ों की कहानी यहीं से जुड़ी है। पुराने समय में वो स्पेनिश जहाजी जब कैरेबियन और अमेरिकास की तरफ जाते थे तो अपने साथ घोड़े लेकर जाते थे, लड़ाई और ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट? हाँ। जब उनके जहाज इन हॉर्स लैटिट्यूड्स में पहुंचकर हवा न होने की वजह से फंस जाते थे तो कई दिनों तक आगे नहीं बढ़ पाते थे। जहाज पर पीने का पानी खत्म होने लगता था। ओह। ऐसे में जहाज का वजन कम करने और बचा हुआ पानी इंसानों के लिए बचाने की खातिर वो बेचारे अपने घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। ये तो बड़ा मार्मिक है। हाँ, इसीलिए इस शांत हाई प्रेशर बेल्ट का नाम हॉर्स लैटिट्यूड्स पड़ गया। पर क्या इसका कोई और ज्यादा साइंटिफिक कारण भी है कि हवा ठीक 30 डिग्री पर ही क्यों नीचे उतरती है? इज इट जस्ट अ कन्वीनियंट प्लेस और इज देयर सम एटमॉस्फेरिक फिजिक्स एट प्ले? बहुत अच्छा सवाल है। ये कोई रैंडम जगह नहीं है। ये पृथ्वी के रोटेशन और अपर एटमॉस्फेयर के फ्लूइड डायनेमिक्स का नतीजा है। जो हवा इक्वेटर से ऊपर उठकर पोल्स की तरफ जाने की कोशिश करती है, हाँ। पृथ्वी के घूमने की वजह से वो डिफ्लेक्ट होती जाती है और 30 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह से वेस्ट टू ईस्ट बहने लगती है, एक जेट स्ट्रीम की तरह। वो आगे पोल की तरफ जा ही नहीं पाती और यहीं पर ढेर लगाकर नीचे बैठने को मजबूर हो जाती है। अच्छा। तो हाँ, ये एक बहुत स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक प्रोसेस का नतीजा है। सोर्स इसे रीजन ऑफ विंड डाइवर्जेंस कहता है, क्योंकि यहाँ हवा नीचे उतरकर बाहर की तरफ फैलती है, डाइवर्ज होती है। अमेजिंग। तो एक पूरा साइकिल बन रहा है। इक्वेटर पर हवा ऊपर उठती है और हॉर्स लैटिट्यूड्स पर नीचे बैठती है। इसके बाद और ऊपर 60 डिग्री पर आते हैं टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट्स। यहाँ फिर से लो प्रेशर, मतलब एक और घाटी। हाँ, यहाँ फिर से लो प्रेशर बनता है, लेकिन इसका कारण इक्वेटर वाली गर्मी नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ दो अलग अलग तरह की हवाएं टकराती हैं, हॉर्स लैटिट्यूड से आने वाली गर्म हवा और पोल से आने वाली ठंडी हवा।
जब ये दोनों मिलती हैं तो गर्म हवा हल्की होने की वजह से ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है। वजह से यहाँ लो प्रेशर बनता है। यहाँ साइक्लोनिक एक्टिविटी यानी चक्रवाती गतिविधियां बहुत आम हैं। मतलब जैसे हम न्यूज़ में सुनते हैं कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है जिससे तूफान आ सकता है, ये कुछ वैसा ही है। बिल्कुल, ये वही जोन है। और सोर्स ये भी बताता है कि ये बेल्ट समुद्रों के ऊपर ज्यादा स्टेबल और वेल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि वहां जमीन का उबड़ खाबड़पन नहीं होता होगा। सही। और आखिर में 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर यानी पोल्स पर आते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स। यहाँ लॉजिक बहुत सीधा है। तापमान हमेशा शून्य से बहुत नीचे, हवा बर्फीली, ठंडी, भारी, इसलिए वो नीचे बैठती है और एक परमानेंट हाई प्रेशर का पहाड़ बनाती है। ठीक है, तो हमने धरती पर ये अदृश्य पहाड़ यानी हाई प्रेशर और घाटियां लो प्रेशर समझ ली हैं। अब जाहिर है कि हवाएं इन पहाड़ों से लुढ़क कर घाटियों की तरफ बहेगी, बेसिक फिजिक्स है। पर एक मिनट, अगर हवा हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो हॉर्स लैटिट्यूड से डोलड्रम्स तक हवा को सीधा सीधा नॉर्थ से साउथ आना चाहिए। पर सोर्स के डायग्राम फिगर 115 में तीर तिरछे दिखाए गए। ऐसा क्यों है? डज द अर्थ्स रोटेशन हैव समथिंग टू डू विद दिस? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, जिसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स। हाँ, अगर पृथ्वी स्थिर होती तो हवा सीधी हाई से लो प्रेशर की तरफ बहती, लेकिन पृथ्वी एक बहुत तेज गति से अपने एक्सिस पर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसी घुमाव की वजह से हवाएं सीधी चलने के बजाय मुड़ जाती हैं। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। कोई आसान तरीका है इसे इमेजिन करने का? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक घूमते हुए मैरीगो राउंड पर बैठे हैं और अपने सामने बैठे दोस्त की तरफ एक गेंद फेंकते हैं। ठीक है। आप गेंद सीधी फेंकेंगे, पर जब तक वो दोस्त तक पहुंचेगी आपका दोस्त घूमकर आगे निकल चुका होगा और गेंद उसके पीछे कहीं गिरेगी। आपको अपनी जगह से ऐसा लगेगा कि गेंद अपने आप दाईं तरफ मुड़ गई। अच्छा। पृथ्वी भी एक विशाल मैरीगो राउंड है और हवा वो गेंद है। वाह, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो ये डिफ्लेक्शन किस तरफ होता है? इसका एक सिंपल नियम है जिसे फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीरा यानी उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी इंटेंडेड डायरेक्शन से दाईं राइट साइड तरफ मुड़ जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में? सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में बाईं लेफ्ट साइड तरफ मुड़ जाती है। इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से प्लैनेटरी विंड्स का पैटर्न बनता है। अच्छा, तो अब विंड्स की बात करते हैं। सबसे पहले हैं ट्रेड विंड्स। नाम से ही लग रहा है कि इनका व्यापार यानी ट्रेड से कोई लेना देना है। एकदम सही। ये हवाएं सब ट्रॉपिकल हाई मतलब हॉर्स लैटिट्यूड से इक्वेटोरियल लो डोल्ड्रम्स की तरफ चलती हैं। अब कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये सीधी ना आकर दाईं तरफ मुड़ जाती हैं और नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। बिल्कुल। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये बाईं तरफ मुड़कर साउथ ईस्ट से आती हैं। ये दुनिया की सबसे रिलायबल और कांस्टेंट हवाएं हैं। सदियों तक व्यापारियों ने इन्हीं हवाओं के सहारे अपने जहाज चलाए। The age of sail was powered by the trade winds. और सोर्स में एक बड़ी मजेदार बात लिखी है जो सिर्फ एक फैक्ट नहीं बल्कि एक पैटर्न बताती है। ये ट्रेड विंड्स महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर तो भारी बारिश लाती हैं, लेकिन पश्चिमी तटों पर पहुंचते पहुंचते सूखी हो जाती हैं, जिससे वहां दुनिया के बड़े बड़े रेगिस्तान बन गए हैं। बिल्कुल। और ये एक फंडामेंटल रूल ऑफ ज्योग्राफी है। जब ये हवाएं गर्म समुद्र के ऊपर से आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी नमी, मॉइस्चर उठा लेती हैं। ठीक। जब ये किसी कॉन्टिनेंट के पूर्वी तट से टकराती हैं तो सारी नमी वहीं बारिश के रूप में गिरा देती हैं, जैसे ब्राजील का अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और जब तक ये हवाएं कॉन्टिनेंट को पार करके पश्चिमी तट तक पहुंचती हैं, उनकी नमी खत्म हो चुकी होती है। नतीजा ये होता है कि अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो 30 डिग्री लैटिट्यूड के पास लगभग हर महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आपको एक बड़ा रेगिस्तान मिलेगा। जैसे उत्तरी अमेरिका में मोहावे, दक्षिण अमेरिका में एटाकामा, अफ्रीका में सहारा और नामिब, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सांडी डेजर्ट। ये कोई संयोग नहीं है, ये इसी प्लैनेटरी विंड सिस्टम का सीधा नतीजा है। एग्जैक्टली। द एंटायर प्लैनेट्स क्लाइमेट इज लिटरली रिटन बाय दीज विंड्स। कमाल है। तो ट्रेड विंड्स तो भूमध्य रेखा की गर्मी से पैदा हुए वैक्यूम को भरने के लिए दौड़ती हैं, लेकिन जो हवा हॉर्स लैटिट्यूड्स पर नीचे उतरी थी उसका सारा हिस्सा तो डोल्ड्रम्स की तरफ नहीं जाता होगा। नहीं, कुछ हवा दूसरी तरफ पोल्स की तरफ भी तो जाती होगी। बिल्कुल सही सवाल। हवा दोनों तरफ डाइवर्ज होती है। जो हिस्सा पोलवर्ड यानी पोल्स की तरफ जाता है वो वेस्टर्लीज कहलाता है। वेस्टर्लीज? हाँ,
ये सब ट्रॉपिकल हाई से टेम्परेट लो की तरफ चलती हैं, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड की ओर। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये वेस्ट से आती हुई लगती हैं, इसलिए इनका नाम वेस्टलीज है। और इनका क्या असर होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये थोड़ी वेरिएबल होती हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा रोल है वेस्टर्न यूरोप के मौसम को रहने लायक बनाने में। ये अटलांटिक ओशन से गर्म पानी और गर्म हवा को यूरोप के पश्चिमी तटों तक ले जाती हैं, जिससे वहां मौसम खुशनुमा रहता है। बिल्कुल। लेकिन सादर्न हेमिस्फीयर में इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, सोर्स में इनके बड़े डरावने नाम हैं। रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s, दहाड़ते, गुस्सेल, चीखते। ये नाम सेलर्स ने रखे हैं और ये बिल्कुल सही हैं। सादर्न हेमिस्फीयर में 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच जमीन लगभग है ही नहीं। अच्छा, सिर्फ समुद्र है? सिर्फ विशाल खुला समुद्र। तो इन वेस्टर्लीज को रोकने के लिए कोई पहाड़, कोई जमीन नहीं है। बिना किसी रुकावट के ये हवाएं बहुत तेज रफ्तार और जबरदस्त ताकत से चलती हैं। मुझे वो डॉक्यूमेंट्रीज याद आ रही हैं जिनमें सेलिंग रेस अराउंड द वर्ल्ड दिखाते हैं। हाँ। वो सदर्न ओशन को सबसे खतरनाक हिस्सा बताते हैं। हाँ, तो वो असल में इन्हीं फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s से गुजर रहे होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ नेम, इट्स अ रियल टेरिफाइंग फोर्स ऑफ नेचर। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आखिर में है पोलर ईस्टर्लीज। ये तो नाम से ही साफ है। हाँ, कि ये पोल्स की बर्फीली हाई प्रेशर वाली पहाड़ी से नीचे उतरती होंगी। ये पोलर हाई से टेम्परेट लो की घाटी की तरफ बहती हैं। क्योंकि ये बर्फीले टंड्रा और आइस कैप इलाकों से आती हैं, ये बहुत ही ठंडी, सूखी हवाएं होती हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम समझ आ गया। पर सोर्स में एक और बहुत ज़रूरी बात बताई गई है। ये सारी प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम्स फिक्स्ड नहीं है। नहीं, ये अपनी जगह पर जमे हुए नहीं है। ये सूरज के साथ साथ नॉर्थ और साउथ की तरफ खिसकते हैं। फिगर 116 में ये दिखाया गया है। ये समझना सबसे जरूरी है क्योंकि इसी शिफ्टिंग से दुनिया भर में सीजन्स यानी मौसम बदलते हैं। ये शिफ्टिंग इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हाँ, इस झुकाव की वजह से सूरज की सीधी किरणें साल भर एक जगह नहीं पड़ती। बिल्कुल। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, जून में सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के ऊपर होता है और दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के ऊपर। एग्जैक्टली। तो जब जून में सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है तो सबसे ज्यादा गर्मी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है। और सूरज के इस अपैरेंट मूवमेंट के साथ ही ये सारे प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम्स भी 5 से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ खिसक जाते हैं। इसका असली दुनिया में हमारे मौसम पर क्या असर पड़ता है? क्या भारत के मॉनसून का इससे कोई लेना देना है? इसका सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ता है। भारत का मॉनसून इसी शिफ्टिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, पर सोर्स में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का एक क्लासिक उदाहरण दिया गया है। अच्छा। कैलिफोर्निया या यूरोप के भूमध्य सागरीय इलाके जैसे इटली, स्पेन, वहां गर्मियां एकदम सूखी होती हैं, बारिश नहीं होती, पर सर्दियों में खूब बारिश होती है। ये तो उल्टा है, हमारे यहाँ तो गर्मियों में मॉनसून में बारिश होती है। ये इसी शिफ्टिंग की वजह से है। गर्मियों में जब पूरा सिस्टम नॉर्थ की तरफ खिसकता है तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन इलाकों के ऊपर आ जाता है। हाई प्रेशर का मतलब है साफ मौसम, सूखी हवा, कोई बारिश नहीं। और सर्दियों में? सर्दियों में जब सूरज साउथ में चला जाता है तो ये पूरा सिस्टम भी साउथ की तरफ खिसकता है। तब वो तूफानी, नमी से भरी वेस्टर्लीज वाला बेल्ट नीचे खिसककर इन इलाकों के ऊपर आ जाता है और अपने साथ अटलांटिक महासागर से नमी लाकर सर्दियों में बारिश करता है। अच्छा, तो मतलब ये पूरा सिस्टम एक ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म की तरह है जो सूरज की चाल के साथ साल भर फैलता और सिकुड़ता है। बिल्कुल सही। और रुककर इस बात की अहमियत को समझिए। रोम, एथेंस, जेरूसलम, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का पूरा क्रेडल इसी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में पला बढ़ा। ये सब हवा के सालाना उत्तर दक्षिण खिसकने का नतीजा है। हिस्ट्री इज ऑफन शेप्ड बाय क्लाइमेटोलॉजी। तो ये थी प्रेशर बेल्ट्स और प्लैनेटरी विंड्स की कहानी। कैसे सूरज की गर्मी से लेकर पृथ्वी के घूमने की कोरियोलिस फोर्स तक हर चीज मिलकर हवा के इन विशाल चक्रों को चलाती है। ये सच में पृथ्वी का क्लाइमेट इंजन है। फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं। ये विंड्स गर्मी को इक्वेटर से पोल्स तक और ठंडी हवा को पोल से इक्वेटर तक पहुंचाकर एक बैलेंस बनाए रखती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम लैंड और सी ब्रीज और मॉनसून पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो हम सब, खासकर जो लोग कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन शायद इसकी साइंस के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। सोर्सेस को देखें तो लगता है कि ये असल में एक ही कहानी के दो वर्जन हैं, एक रोज का और एक सालाना। बिल्कुल सही। और इन सब के पीछे का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल है। जमीन और पानी का अलग अलग रफ्तार से गर्म और ठंडा होना,
जिसे विज्ञान में डिफरेंशियल हीटिंग कहते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े वेदर सिस्टम्स को चलाता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहले दिन की बात करते हैं, सी ब्रीज। सोचिए आप गोवा या मुंबई के किसी बीच पर दोपहर में बैठे हैं। रेत पर तो पैर रखना मुश्किल हो जाता है, इतनी तपरई होती है, लेकिन समुद्र का पानी फिर भी काफी ठंडा लगता है। ये फर्क क्यों आता है? ये पानी और जमीन की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से है। जमीन मतलब जो रेत या पत्थर है वो सूरज की गर्मी को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी ऊपरी सतह तुरंत गर्म हो जाती है। पानी का स्वभाव अलग है, उसे गर्म होने में बहुत ज्यादा समय और एनर्जी लगती है। वो गर्मी को अपनी गहराई तक फैला देता है, इसलिए उसकी सतह एकदम से नहीं तपती। अच्छा, तो जमीन जल्दी गर्म हो गई तो सोर्स के मुताबिक इससे होता यह है कि जमीन के ठीक ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है। और हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। तो क्या इसका मतलब है कि जमीन के ऊपर एक तरह का हवा का वैक्यूम एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है? एकदम सही पकड़ा। वहां हवा का दबाव कम हो जाता है। अब उसी समय समुद्र को देखिए, वो अभी भी जमीन की तुलना में काफी ठंडा है ना? तो उसके ऊपर की हवा भी ठंडी और भारी है, और भारी हवा नीचे की तरफ दबाव डालती है, जिससे वहां एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। ओके। अब कुदरत का नियम है संतुलन बनाना। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो मतलब समुद्र के ऊपर की ठंडी भारी हवा उस खाली जगह को भरने के लिए जमीन की तरफ दौड़ने लगती है, और बस इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं। वो ठंडी हवा जो शाम को बीच पर बहुत अच्छी लगती है। वही है सी ब्रीज। सोर्स में इसकी रफ्तार भी बताई गई है, करीबन 5 से 20 मील प्रति घंटा। और ट्रॉपिकल इलाकों में जहां सूरज की गर्मी ज्यादा होती है, ये ब्रीज और भी मजबूत होती है। लेकिन ये सिर्फ एक सुहावनी हवा नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इफेक्ट है। ये तटीय शहरों के लिए एक कुदरती एसी की तरह काम करती है। ये कुदरती एसी वाली बात मजेदार है। मतलब यही वजह है कि गर्मियों की दोपहर में मुंबई उतनी नहीं तपती जितनी दिल्ली तपती है। बिल्कुल। दिल्ली के पास गर्मी को कम करने के लिए कोई बड़ा समुद्र नहीं है, तो वहां गर्मी बस बढ़ती जाती है, जिसे हम लू कहते हैं। लेकिन मुंबई में जैसे ही जमीन तपने लगती है, समुद्र से ये ठंडी हवा का झोंका आने लगता है और टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है। बस इस एसी के साथ ह्यूमिडिटी फ्री मिलती है। Here's where it gets really interesting. अब रात के सीन को देखते हैं। सूरज डूब गया, अब क्या होता है? अब कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जमीन का जो गुण था कि वो जल्दी गर्म होती है, वही गुण उसे जल्दी ठंडा भी कर देता है। सूरज छिपते ही रेत या जमीन अपनी सारी गर्मी फटाफट छोड़ देती है और ठंडी हो जाती है। ओके। लेकिन पानी, जिसने दिन भर धीरे धीरे गर्मी सोखी थी, वो उसे रात भर धीरे धीरे छोड़ता है। तो रात में जमीन ठंडी हो जाती है और समुद्र उसकी तुलना में गर्म रहता है। तो मतलब अब प्रेशर सिस्टम भी उल्टा हो गया। ठंडी जमीन के ऊपर ठंडी भारी हवा यानी हाई प्रेशर, और गर्म समुद्र के ऊपर हल्की हवा मतलब लो प्रेशर। तो अब हवा जमीन से समुद्र की तरफ बहेगी, जिसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। एकदम। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये सदियों का ट्रेडिशनल नॉलेज है। सोर्स में मछुआरों का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। ट्रॉपिकल इलाकों में मछुआरे आज भी इसी कुदरती इंजन का इस्तेमाल करते हैं। रात को जब लैंड ब्रीज यानी जमीन से समुद्र की ओर हवा चलती है, कर किनारे वापस आ जाते हैं। प्रकृति के साथ कैसा अद्भुत तालमेल है, बिना डीजल बिना पेट्रोल, सिर्फ हवा के बहाव को समझकर। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर दिन और रात के इस छोटे से हीटिंग डिफरेंस से रोज हवा का रुख बदल सकता है, तो सोचिए जब यही चीज पूरे मौसम और भारत जैसे विशाल सबकॉन्टिनेंट पर हो तो क्या होगा? तब आपको मिलता है मॉनसून। मॉनसून असल में एक बहुत बड़े पैमाने पर चलने वाली सी और लैंड ब्रीज ही है, जो रोजाना नहीं बल्कि सीजनली चलती है। इसे थोड़ा और समझाते हैं। पहले साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं, जो गर्मियों में आता है और जिससे हम सबको बारिश मिलती है। सोर्सेज के अनुसार गर्मियों में यानी मई जून में भारत का ज्यादातर हिस्सा, खासकर उत्तर भारत के मैदान और तिब्बत का पठार, भयंकर रूप से तपता है। और ये सिर्फ जमीन ने एक बहुत बड़ा लैंड मास है। जब ये तपता है तो इसके ऊपर की हवा गर्म होकर फैलती है और एक बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली लो प्रेशर सिस्टम बना देती है। अच्छा। इसकी तुलना में दक्षिण में हिंद महासागर को देखिए, वो उतना गर्म नहीं हुआ है
वो अभी भी ठंडा है, यानी वहाँ हाई प्रेशर बना हुआ है। और फिर वही नियम लागू होता है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगी। हाँ, तो हिंद महासागर के ऊपर की हवा भारत की जमीन की तरफ खींची चली आती है। हाँ, लेकिन ये कोई आम हवा नहीं है। ये हवा हजारों किलोमीटर तक समुद्र के ऊपर से सफर करके आती है। इस लंबे सफर में ये अपने साथ बेहिसाब नमी यानी मॉइस्चर उठा लेती है, और जब ये नमी से लदी हवाएं भारत पहुंचकर हिमालय से टकराती हैं या ऊपर उठती हैं, तो वो अपनी सारी नमी मूसलाधार बारिश के रूप में बरसा देती हैं। और ये सिर्फ बारिश नहीं है। सोर्स में एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये हमारे सबकॉन्टिनेंट की अर्थव्यवस्था, कृषि और संस्कृति की जीवन रेखा है। हमारी जिंदगी की पूरी लय, हमारे त्योहार, हमारा खाना पीना, सब कुछ सदियों से हवा के इस मौसमी उलटफेर से जुड़ा हुआ है। If we connect this to the bigger picture, तो इसका असर बहुत गहरा है। एक सोर्स में तो ये तक बताया गया है कि मॉनसून की बारिश में सिर्फ 1% की कमी भी देश की जीडीपी को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। असर इतना सीधा और गहरा है। किसान का पूरा साल इसी पर निर्भर करता है कि मॉनसून कब आएगा और कितना बरसेगा। अब इसका उल्टा देखते हैं। सर्दियों का नॉर्थ ईस्ट मानसून। सर्दियों में जाहिर है हमारा लैंडमास मतलब भारत पाकिस्तान का इलाका ठंडा हो जाता है, सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो अब यहाँ हाई प्रेशर बन जाता होगा। सही। और हिंद महासागर जो धीरे धीरे ठंडा होता है, वो अब भी जमीन के मुकाबले गर्म रहता है, तो वहां बन जाता है लो प्रेशर। नतीजा ये होता है कि हवा जमीन से समुद्र की ओर बहने लगती है, बिल्कुल रात वाली लैंड ब्रीज की तरह, बस बहुत बड़े स्केल पर। इसी वजह से सर्दियों में भारत का ज्यादातर हिस्सा सूखा रहता है, क्योंकि हवाएं जमीन से आ रही हैं तो उनमें नमी नहीं होती। ज्यादातर हिस्सा सूखा रहता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। जब ये सूखी हवाएं बंगाल के खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो थोड़ी नमी उठा लेती हैं और तमिलनाडु और आंध्र के तट पर बारिश करती हैं, जिसे विंटर मॉनसून या लौटता हुआ मॉनसून भी कहते हैं। अच्छा, ये सिस्टम की एक खूबसूरत सिमेट्री दिखाता है। गर्मी में समुद्र से जमीन और सर्दी में जमीन से समुद्र, एक बिल्कुल प्रिडिक्टेबल साइकिल। तो हमने देखा कि कैसे जमीन और पानी के तापमान का फर्क हवा को चलाता है, लेकिन क्या हो जब इस खेल में एक तीसरा खिलाड़ी यानी पहाड़ आ जाए? सोर्स बताता है कि तब कुछ बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली हवाएं बनती हैं, जैसे फोन और शिनूक। हाँ, ये एक अलग ही फेनोमेनॉन है। ये गर्म और सूखी हवाएं हैं जो पहाड़ों के लीवर्ड साइड पर महसूस होती हैं, यानी वो हिस्सा जहां हवा नीचे उतरती है। सोर्स में एल्प्स का उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए नमी वाली हवा पहाड़ की एक ढलान पर ऊपर चढ़ना शुरू करती है। पहाड़ पर ऊपर जाते हुए तो हवा ठंडी होती है ना? जैसे हम हिल स्टेशन जाते हैं तो मौसम ठंडा होता है। बिल्कुल, ऊपर जाते हुए हवा फैलती है और ठंडी होती है। इस प्रक्रिया को एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं। ठंडी होने पर हवा में मौजूद नमी कंडेंसेशन के जरिए बादलों में बदल जाती है और वो अपनी सारी नमी बारिश या बर्फ के रूप में उसी ढलान पर गिरा देती है। तो मतलब पहाड़ की चोटी पार करके दूसरी तरफ पहुंचते पहुंचते हवा का सारा पानी निचोड़ लिया गया, अब वो एकदम सूखी हो गई है। हाँ, और अब असली खेल शुरू होता है। अब ये सूखी हवा पहाड़ की दूसरी ढलान पर नीचे उतरना शुरू करती है। नीचे आते हुए हवा पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है और वो कंप्रेस होती है, यानी दबती है। जैसे साइकिल के पंप में हवा भरने पर पंप गर्म हो जाता है, ठीक वैसे ही ये हवा भी तेजी से गर्म होती है। और चूंकि इसमें नमी तो बची नहीं है, तो ये घाटी में गर्म और सूखी हवा के रूप में पहुंचती है। सोर्स के आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। ये 1 घंटे के अंदर तापमान 15 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा सकती है। सोचिए इसका असर कितना ड्रामेटिक होता होगा। 1 घंटे पहले आप ठंड से कांप रहे थे और 1 घंटे बाद अचानक वसंत जैसा मौसम हो गया। लेकिन ये हमेशा आरामदायक नहीं होता। इससे अचानक बर्फ पिघल सकती है और एवेलांचेस यानी हिमस्खलन भी हो सकते हैं। ये हवाएं जितनी राहत ला सकती हैं, उतनी ही तबाही। इसका अमेरिकी वर्जन है चिनूक, जो रॉकीज में चलती है। हाँ, इसका तो निकनेम है द स्नो ईटर, यानी बर्फ खाने वाली। ये नाम ही इसका काम बता देता है। और सोर्स का ये फैक्ट तो कमाल है, ये 15 मिनट में तापमान 35 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा सकती है। ये तो किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सोर्स इसके फायदों का भी जिक्र करता है। जहां एक तरफ ये हिमस्खलन के लिए खतरनाक है, वहीं इसके आशीर्वाद भी हैं। ये बर्फ से ढके चरागाहों को पिघला देती है, जिससे जानवरों को चरने के लिए जमीन मिल जाती है। ये फसलों और फलों की वृद्धि को तेज करती है।
सोर्स कहता है कि अगर चिनुक अक्सर चलती रहे तो सर्दियां हल्की हो जाती हैं। तो एक ही प्राकृतिक घटना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वरदान और अभिशाप दोनों हो सकती है। जो हवा एक तरफ तबाही ला सकती है, वहीं दूसरी तरफ खेती और पशुपालन के लिए वरदान साबित होती है। बिल्कुल, ये प्रकृति की ड्युअलिटी को दिखाता है। तो हमने देखा कि कैसे डिफरेंशियल हीटिंग का एक सीधा साधा सिद्धांत समंदर की ठंडी हवाओं से लेकर पूरे सब कॉन्टिनेंट को भिगोने वाले मॉनसून तक को जन्म देता है, और फिर कैसे पहाड़ों की वजह से हवा के उतरने और चढ़ने से बर्फ खाने वाली गर्म हवाएं बनती हैं। एक विचार यहाँ छोड़कर जाते हैं। हमने देखा कि कैसे जमीन और समुद्र के तापमान का अंतर हवाएं बनाता है। अब जरा शहरों के बारे में सोचिए। सोर्स में तो इसका जिक्र नहीं है, पर ये एक लॉजिकल अगला कदम है। शहर अर्बन हीट आइलैंड्स होते हैं जो अपने आसपास के गांवी इलाकों से हमेशा ज्यादा गर्म रहते हैं। कंक्रीट और डामर दिन भर गर्मी सोखते हैं और उसे रात में धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो ये जो शहर और गांव के बीच तापमान का अंतर है, ये अपने आप में किस तरह के माइक्रो ब्रीजेस या एयर सर्कुलेशन पैटर्न्स पैदा कर रहा होगा, और उसका हमारे शहरों के प्रदूषण और रोज के मौसम पर क्या असर पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चक्रवाती गतिविधि यानी साइक्लोनिक एक्टिविटी पर चर्चा करेंगे। चक्रवात, भवंडर, तूफान, ये शब्द सुनते ही मन में एक तरह की तबाही की तस्वीर बन जाती है ना। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपना सबसे शक्तिशाली रूप दिखा रही हो। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इन्हीं ताकतों के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये सिर्फ तेज हवा और बारिश नहीं है, इनके पीछे एक पूरा विज्ञान है। बिल्कुल सही। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। हाँ, कहीं इन्हें टाइफून कहते हैं, कहीं हरिकेन, तो कहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन। हाँ, पर इनके मूल में एक ही चीज है, एक बहुत शक्तिशाली लो प्रेशर सिस्टम। हाँ। आज की हमारी चर्चा इसी पर रहेगी कि ये अलग अलग नाम वाले तूफान असल में एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं और कितने अलग हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। टाइफून, हरिकेन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं, जैसे मुंबई में वड़ा पाव और दिल्ली में कुछ और? हाँ, आपका उदाहरण बिल्कुल सटीक है। ये सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही हैं, बस भूगोल के हिसाब से इनके नाम बदल जाते हैं। अच्छा। जैसे चीन सी में जो आते हैं उन्हें हम टाइफून कहते हैं, हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशन में जो आते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी वाले जिनके बारे में हम अक्सर सुनते। हाँ बिल्कुल, जो उड़ीसा और बंगाल के तटों से टकराते हैं। और हरिकेन्स जो हैं, हाँ, हरिकेन, वो तो हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत सुनने को मिलता है। एग्जैक्टली। हरिकेन्स वेस्ट इंडीज के द्वीपों और कैरिबियन सी में कहर बरपाते हैं, फ्लोरिडा, मैक्सिको, इन सब इलाकों में। फिर कुछ और मजेदार नाम भी है। अच्छा। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विलीज कहते हैं। विली विलीज नाम सुनने में बड़ा प्यारा है, पर मुझे यकीन है कि ये उतने ही गंभीर होते होंगे। बिल्कुल। और आखिर में आते हैं टॉर्नेडो। इन्हें हम पश्चिम अफ्रीका के गिनीलैंड्स और दक्षिणी यूएसए में देखते हैं, जहां इन्हें स्थानीय रूप से वॉलविंड भी कहा जाता है। तो देखा जाए तो ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, बस अलग अलग इलाकों में रहते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, तूफानों का एक ग्लोबल परिवार। तो अगर हम इनमें से किसी एक को समझ लें, जैसे टाइफून, तो क्या बाकियों का अंदाजा भी लग जाएगा? मतलब इनका फंडामेंटल कैरेक्टर एक जैसा होता है? काफी हद तक। स्रोत हमें टाइफून का एक अच्छा उदाहरण देते हैं। पहली बात, ये कहाँ और कब आते हैं। ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के 6 से 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच के गर्म समुद्री क्षेत्रों में बनते हैं। ओके। और ज्यादातर जुलाई से अक्टूबर के बीच एक्टिव होते हैं। दूसरी बात है इनका आकार और तीव्रता। इनका व्यास यानी डायमीटर सिर्फ 50 से 200 मील तक होता है, जो कि टेम्परेट साइक्लोन से छोटा है। एक मिनट, आपने टेम्परेट साइक्लोन कहा, क्या ये उन तूफानों से अलग है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एक जरूरी फर्क है। टेम्परेट साइक्लोन ज्यादा बड़े होते हैं और वो ठंडी और गर्म हवा के मिलने से बनते हैं। अच्छा। जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ गर्म समुद्री पानी से लेते हैं। तो ये एक अलग तरह के ज्यादा केंद्रित तूफान है। समझ गई। तो टाइफून आकार में छोटे हैं, लेकिन फिर भी इतने विनाशकारी क्यों हैं? जो चीज इन्हें खतरनाक बनाती है वो है इनका प्रेशर ग्रेडियंट, जो बहुत ज्यादा स्टीप यानी तीव्र होता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। एक रास्ता है जो धीरे धीरे लंबा घूमकर ऊपर जाता है,
और दूसरा है सीधी चढ़ाई। मौसम के संदर्भ में चक्रवात का केंद्र एक बहुत लो प्रेशर वाला एरिया होता है और ग्रेडियंट जितना स्टीप होगा, हवा उतनी ही तेजी से उस लो प्रेशर सेंटर की तरफ भागेगी। अच्छा, तो इसी वजह से इनकी हवाएं 100 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार पकड़ लेती हैं। समझ गई, 100 मील प्रति घंटा। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। जमीन पर इसका असली असर क्या होता है? स्रोत बताते हैं कि जब टाइफून आता है तो आसमान घने बादलों से घिर जाता है, मूसलाधार बारिश होती है, साथ में जोरदार बिजली और गरज भी। ये सुनने में बहुत डरावना लग रहा है। हाँ, और एक बहुत भयावह उदाहरण भी है। 1922 में चीन के स्वातो तट पर एक टाइफून आया था। उसने समुद्र में इतनी ऊंची लहरें उठाईं कि 50,000 लोग डूब गए। 50,000 लोग? अविश्वसनीय। इससे इनकी विनाशकारी शक्ति का अंदाजा लगता है। ये सिर्फ हवा नहीं है, ये पानी की ताकत भी है जिसे अपने साथ लाते हैं। तो बाकी उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि हरिकेन में एक बहुत ही अनोखी चीज होती है, तूफान की आंख, आई ऑफ द स्टॉर्म। हाँ, ये हरिकेन की सबसे खास और सबसे विरोधाभासी विशेषताओं में से एक है। कैसे? ये आंख तूफान का बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है, उसका केंद्र। और हैरानी की बात यह है कि ये हिस्सा एकदम शांत और बारिश रहित होता है। यहाँ दबाव सबसे कम होता है। मतलब तूफान के बीचों बीच शांति। ये तो बहुत अजीब है। बिल्कुल, और यही इसका सबसे बड़ा धोखा है। इस शांत केंद्र के ठीक चारों ओर, जिसे आई वॉल कहते हैं, वहां हवाएं अपने सबसे खतरनाक रूप में होती हैं। इनकी रफ्तार ब्यूफोर्ट स्केल पर फोर्स 12 तक पहुंच जाती है। ब्यूफोर्ट स्केल, ये क्या है? ये स्केल हवा की ताकत को नापता है, 0 से 12 तक। 12 का मतलब है सबसे ऊंची श्रेणी की तबाही। ऐसी हवा जो किसी भी चीज को उड़ा सकती है, यानी 75 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज। तो आंख के चारों ओर फोर्स 12 की हवा होती है। हाँ। इसे एक घूमते हुए यट्टू की तरह सोचिए। उसका केंद्र तो स्थिर रहता है, लेकिन उसके किनारे बहुत तेजी से घूमते हैं। एक मिनट, तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई उस शांत हिस्से में बाहर निकल आए, ये सोचकर कि तूफान चला गया, तो वो असल में सबसे बड़े खतरे में है। एकदम सही। ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा धोखा है। बाप रे। कुछ देर के लिए आसमान साफ हो जाता है, हवा रुक जाती है, उन्हें लगता है कि शायद तूफान गुजर गया, लेकिन असल में तूफान का दूसरा विनाशकारी हिस्सा आना भी बाकी होता है। क्या इतिहास में कोई ऐसा हरिकेन दर्ज है जो इस विनाश का एक बड़ा उदाहरण हो? हाँ, 1780 में बारबाडोस में आए एक भयानक हरिकेन का जिक्र है। उसने लगभग पूरे द्वीप को तबाह कर दिया था। इमारतें गिरा दी, पेड़ जड़ से उखाड़ दिए। उस एक तूफान में लगभग 6,000 लोगों की मौत हो गई थी। ये दिखाता है कि ये तूफान कितने लंबे समय तक चल सकते हैं और कितनी बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। ठीक है, ये तो हुए बड़े फैले हुए तूफान। अब बात करते हैं टॉर्नेडोज की। ये अलग लगते हैं, ज्यादा केंद्रित और शायद ज्यादा हिंसक। हाँ, आप इन्हें चक्रवात परिवार का पॉकेट साइज मॉन्स्टर कह सकते हैं। पॉकेट साइज मॉन्स्टर। हाँ, आकार में बहुत छोटे लेकिन अत्यधिक हिंसक। इनमें हवा एक कीप या फनल के आकार में घूमती है और इसकी रफ्तार अविश्वसनीय रूप से 500 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 500 मील प्रति घंटा? ये तो किसी भी चीज को उड़ाकर रख देगा। स्रोत में एक और बहुत ही रोचक बात बताई गई है कि टॉर्नेडो के रास्ते में आने वाले घर लगभग एक्सप्लोड कर जाते हैं। ये कैसे होता है? यहां पर विज्ञान बहुत दिलचस्प हो जाता है। ऐसा सिर्फ तेज हवा के कारण नहीं होता। तो फिर? इसके पीछे प्रेशर डिफरेंस का खेल है। टॉर्नेडो के फनल के अंदर हवा का दबाव बहुत बहुत कम होता है। अब सोचिए, घर के अंदर तो सामान्य हवा का दबाव है। ओके। तो घर के अंदर की हवा बाहर की तरफ इतनी जोर से धक्का देती है कि घर की दीवारें और छत बाहर की ओर फट जाती हैं। घर सचमुच में एक्सप्लोड कर जाता है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब घर को बचाने के लिए सिर्फ मजबूत दीवारें बनाना ही काफी नहीं है। ये सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? ये सबसे ज्यादा यूएसए के मिसिसिपी बेसिन में दिखे जाते हैं, इसीलिए उस इलाके को टॉर्नाडो एली भी कहते हैं। अच्छा। शुक्र है कि इनकी तबाही का रास्ता बहुत संकरा होता है और ये एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। ये वसंत यानी स्प्रिंग सीजन में सबसे आम है, लेकिन किसी भी समय आ सकते हैं। तो हमने इन सभी विनाशकारी लो प्रेशर सिस्टम्स के बारे में बात की, लेकिन स्रोत इनके विपरीत यानी प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन्स का भी जिक्र करते हैं। तो एक आम इंसान के लिए इन दोनों में क्या फर्क है, चक्रवात और प्रति चक्रवात? ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, जैसे दिन और रात। ओके। आइए इन्हें साथ साथ समझते हैं। सबसे पहले चक्रवात, जिन्हें डिप्रेशंस भी कहते हैं।
इनके केंद्र में कम दबाव यानी लो प्रेशर होता है। ठीक है। मौसम के नक्शे पर दबाव की रेखाएं, जिन्हें आइसोबार्स कहते हैं, वो बहुत पास-पास होती हैं। हवा तेज होती है और केंद्र की ओर यानी इनवर्ड्स चलती है। और उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है ना? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों के उल्टा। राइट। और इसका नतीजा होता है? खराब मौसम। बिल्कुल। उदास आसमान, उमस भरी हवा और बारिश या बर्फबारी की पूरी संभावना। मतलब जब भी कोई डिप्रेशन बनने की खबर आए तो समझो मौसम बिगड़ने वाला है। अब एंटी साइक्लोन के बारे में बताइए। एंटी साइक्लोन इसका ठीक उल्टा है। इसके केंद्र में ज्यादा दबाव यानी हाई प्रेशर होता है। आइसोबार्स दूर-दूर होते हैं, मतलब हल्का प्रेशर ग्रेडियंट। तो हवा भी हल्की होती होगी? हाँ, हवा हल्की होती है और केंद्र से बाहर की ओर यानी आउटवर्ड्स चलती है। और उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज घूमती है। समझ गए। इसका मतलब अगर मौसम की खबरों में कहा जाए कि एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है, तो ये वीकेंड पर घूमने जाने के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल, इसका मतलब है साफ मौसम, शांत हवा। गर्मियों में इसका मतलब है कि तापमान ज्यादा होगा, धूप खिलेगी। और सर्दियों में? लेकिन सर्दियों में ये बहुत ठंडा भी हो सकता है। स्रोत में बताया गया है कि सर्दियों में जब जमीन के पास का वायुमंडल बहुत ठंडा हो जाता है तो घना कोहरा छा सकता है, जो कई दिनों तक बना रहता है। अच्छा, जैसे हम उत्तर भारत में देखते हैं हर साल। हाँ बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में जो घना कोहरा पड़ता है वो अक्सर हाई प्रेशर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस का ही नतीजा होता है। ये कनेक्शन बहुत दिलचस्प है। और एक आखिरी सवाल, चक्रवातों में जो बारिश या बर्फबारी होती है उसका क्या कारण है? हवा के घूमने से बारिश कैसे होती है? उसका कारण है हवाओं का टकराव, जिसे कन्वर्जेंस कहते हैं। चक्रवात अपने आसपास की सारी हवा को अपनी ओर खींचता है। इसमें गर्म उष्णकटिबंधीय हवा भी होती है और ठंडी ध्रुवीय हवा भी। जब ये दोनों अलग अलग तापमान वाली हवाएं मिलती हैं तो फ्रंट्स बनते हैं। इस टकराव की वजह से जो गर्म, हल्की और नम हवा होती है वो ऊपर उठने पर मजबूर हो जाती है और ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है। हाँ, और जैसे ही ये नम हवा ठंडी होती है उसमें मौजूद नमी संघनित यानी कंडेंस होती है। बादल बनते हैं और फिर बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में वो पानी वापस जमीन पर आ जाता है। तो इससे तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। विनाशकारी टाइफून से लेकर एंटी साइक्लोन के शांत और साफ मौसम तक सारा खेल दबाव और हवा की दिशा का है। एकदम सही। और इन पैटर्न्स को समझना हमें हमारे रोजमर्रा के मौसम को और भी गहराई से समझने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम क्लाइमेटिक टाइप्स और नेचुरल वेजिटेशन पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है। एक नया नजरिया कैसे? देखिए, हम सब जानते हैं कि कहीं बर्फ है, कहीं रेगिस्तान, कहीं घने जंगल। पर ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल पैटर्न है। अच्छा। आज हम उसी पैटर्न को समझने के लिए एक सफर पर निकलेंगे। हम दुनिया के बीचों बीच यानी इक्वेटर से शुरू करेंगे और पोल्स की बर्फ तक जाएंगे। ये एक तरह का वर्ल्ड टूर मौसम के हिसाब से। एग्जैक्टली। ये बढ़िया आइडिया है। हम देखेंगे कि सिर्फ लैटिट्यूड बदलने से और समुद्र से दूरी घटने बढ़ने से कैसे पूरी दुनिया का कैरेक्टर ही बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम दुनिया के सेंटर से 0 से 10 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटोरियल जोन। यहाँ क्या सीन है? यहाँ का मूल मंत्र है नो लिमिट्स। साल भर सीधी धूप, तो गर्मी की कोई लिमिट नहीं। ओके। और गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तो बारिश की भी कोई लिमिट नहीं। यहाँ साल भर में लगभग 80 इंच बारिश होती है। 80 इंच? ये आंकड़ा सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। मतलब अगर हम मुंबई के मॉनसून से तुलना करें तो। बहुत अच्छा सवाल है। मुंबई में मॉनसून के 4 महीनों में करीब 90 से 95 इंच बारिश होती है। हाँ। अब सोचिए, इक्वेटोरियल जोन में लगभग उतनी ही बारिश, लेकिन वो 4 महीनों में नहीं बल्कि पूरे साल लगातार होती है। अरे बाप रे, मतलब रोज दोपहर में बारिश पक्की? रोज, हर दिन दोपहर के बाद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होना यहाँ का रूटीन है। कोई सर्दी नहीं, कोई सूखा मौसम नहीं, बस गर्मी और उमस। तो फिर यहाँ पेड़ पौधे कैसे होंगे? जाहिर है खूब घने जंगल होंगे, अमेज़न जैसा। बिल्कुल, इन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। यहाँ असली लड़ाई जमीन के लिए नहीं बल्कि धूप के लिए है। हर पेड़ ऊपर और ऊपर जाना चाहता है। अच्छा, ताकि उसे सूरज की रोशनी मिल सके। हाँ, इस होड़ में वो इतने घने हो जाते हैं कि ऊपर एक छत सी बन जाती है, जिसे हम कैनोपी कहते हैं। ये कैनोपी इतनी मोटी होती है कि सूरज की रोशनी का सिर्फ 1-2% ही जमीन तक पहुंच पाता है। मतलब नीचे हमेशा अंधेरा और सीलन रहती होगी। हमेशा। कमाल है।
ठीक है, अब इस हॉट जोन में थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, 10 से 30 डिग्री वाले हिस्से में। यहाँ तो कई तरह के क्लाइमेट दिख रहे हैं। सबसे पहले अपना वाला ट्रॉपिकल मॉनसून। हाँ, ट्रॉपिकल मॉनसून। हाँ, ये क्लाइमेट थोड़ा ड्रामेटिक है, मतलब इसका एक ड्यूल कैरेक्टर है। ड्यूल कैरेक्टर। हाँ, एक तरफ गर्मी का मौसम जब ये बारिश के लिए तरसता है, और फिर मॉनसून के कुछ महीने जब आसमान से आफत बरसती है। यहाँ करीब 60 इंच बारिश होती है, लेकिन सारी की सारी गर्मियों में। और ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये तो हमारे पूरे देश का मूड बदल देता है। किसानों की फसल से लेकर मुंबई के ट्रैफिक जैम तक सब मॉनसून पर ही तो निर्भर है। आपने बिल्कुल सही कहा, मॉनसून हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन है। इसीलिए यहाँ के जंगल भी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जैसे नहीं होते। अच्छा। उन्हें मॉनसून फॉरेस्ट या डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक लंबा सूखा मौसम भी होता है, तो पानी बचाने के लिए पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। समझ गया। इसी जोन में एक ट्रॉपिकल मरीन भी मेंशन्ड है। इसमें और मॉनसून में क्या फर्क है? ये मॉनसून का ही एक ऐसा भाई है जो समुद्र के ठीक बगल में रहता है, तो उस पे समुद्र का असर ज्यादा है। तो नमी ज्यादा होगी। हाँ, और बारिश भी। हाँ, नमी ज्यादा और बारिश भी ज्यादा, करीब 70 इंच। यहाँ सूखा मौसम मॉनसून इलाकों के मुकाबले छोटा होता है। ठीक है। और फिर आता है सूडान टाइप क्लाइमेट। ये नाम सुनते ही मुझे तो द लायन किंग वाले लैंडस्केप याद आते हैं। हाँ, एकदम सही पकड़ा। दूर दूर तक घास और कुछ पेड़। सूडान या सवाना क्लाइमेट असल में घने जंगलों और तपते रेगिस्तान के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है। यहाँ बारिश होती तो गर्मियों में ही है, लेकिन मॉनसून के मुकाबले काफी कम, सिर्फ 30 इंच के आसपास। मतलब इतनी बारिश नहीं कि घने जंगल उग सकें। और इतनी कम भी नहीं कि सब कुछ रेगिस्तान बन जाए। सही। तो नतीजा होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दूर दूर तक घास के मैदान और बीच बीच में कुछ अकेले छाते जैसे पेड़। और इस ट्रांजिशन के आखिर में आता है असली रेगिस्तान। हाँ, डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, सहारा जैसा। यहाँ बारिश साल में 5 इंच से भी कम होती है। 5 इंच? मतलब ना के बराबर। हाँ, कई कई साल तो एक बूंद भी नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ सिर्फ वही पौधे जिंदा रह पाते हैं जिन्होंने पानी के बिना जीना सीख लिया हो। कैक्टस, कंटीली झाड़ियाँ। ओके, तो हॉट जोन की कहानी ये है। चलिए अब इस गर्मी से निकलकर थोड़े आराम वाले इलाके में चलते हैं। हाँ, अब हम आ गए हैं 30 से 45 डिग्री लैटिट्यूड पर, जिसे वार्म टेम्परेट जोन कहते हैं। यहाँ वेस्टर्न मार्जिन पर हमें दुनिया का सबसे अनोखा क्लाइमेट मिलता है, मेडिटेरेनियन टाइप। अनोखा क्यों? इसमें क्या खास है? क्योंकि यहाँ सब कुछ उल्टा है। पूरी दुनिया में ज्यादातर बारिश गर्मियों में होती है। हाँ, लेकिन यहाँ बारिश सर्दियों में होती है, करीब 35 इंच। और गर्मियां एकदम सूखी और धूप वाली निकल जाती हैं। अरे ये तो बिल्कुल अपने मॉनसून का रिवर्स गियर है। ये कहाँ मिलता है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मेडिटेरेनियन सागर के आसपास के देशों में, इटली, ग्रीस, स्पेन। अच्छा। इसके अलावा कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ अफ्रीका का केप टाउन और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी। और ये सिर्फ एक क्लाइमेट नहीं है, ये एक पूरी सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन? वो कैसे? सोचिए, सूखी धूप वाली गर्मियां और हल्की भीगी सर्दियां। ये मौसम खट्टे फलों, जैतून और अंगूर की खेती के लिए परफेक्ट है। हाँ, बात तो सही है। और यही वजह है कि हजारों सालों से इस पूरे इलाके की संस्कृति, खान-पान और अर्थव्यवस्था वाइन और ऑलिव ऑयल के इर्द गिर्द घूमती है। वाह, ये तो सच में गहरा कनेक्शन है। अच्छा, अब अगर हम इस जोन में महाद्वीप के बीचों बीच चलें, तो वहां क्या मिलेगा? सेंट्रल कॉन्टिनेंटल या स्टेपी टाइप? जैसे हम महाद्वीप के अंदर जाते हैं, समुद्र का असर खत्म हो जाता है। इसे कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब समुद्र से दूरी का असर। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है समुद्र का एसी बंद हो गया। जब आप समुद्र से दूर होते हैं तो गर्मियां बहुत गर्म और सर्दियां बहुत ठंडी हो जाती हैं, और बारिश कम हो जाती होगी। बहुत कम, सिर्फ 20 इंच। सिर्फ 20 इंच? ये तो जंगलों के लिए काफी नहीं है। तो जाहिर है यहाँ पेड़ तो नहीं उग सकते। बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ मिलते हैं स्टेपी या टेम्परेट ग्रासलैंड, जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ घास के मैदान। आज यही इलाके दुनिया के ब्रेड बास्केट कहलाते हैं, जहां बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती होती है। समझ गया। तो कॉन्टिनेंट के बीच में सूखा है क्योंकि समुद्र दूर है। लेकिन अगर हम वापस पूर्वी किनारे पर जाएं, तो यहाँ टेबल में चाइना टाइप, गल्फ टाइप और नेटल टाइप दिए हैं। ये तीनों मूल रूप से एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं। समुद्र पास आते ही नमी वापस आ जाती है और यहाँ गर्मियों में फिर से अच्छी बारिश होती है, करीब 45 इंच।
स्टेपी से दुगने से भी ज्यादा? हाँ, इसलिए यहाँ फिर से जंगल उगने लगते हैं, वार्म वेट फॉरेस्ट्स। ये इलाके खेती के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं, खासकर चावल जैसी फसल के लिए। ओके, तो वार्म टेम्परेट जोन में 3 अलग-अलग दुनिया है। चलिए अब जैकेट पहन लेते हैं क्योंकि हम और ठंडी जगह जा रहे हैं। हाँ, अब हम पहुंच गए हैं 45 से 65 डिग्री लैटिट्यूड पर, कूल टेम्परेट जोन। यहाँ वेस्ट में है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। नाम से ही लग रहा है लंदन वाला मौसम, मतलब हल्की बारिश, ग्रे आसमान। आपने बिल्कुल सही तस्वीर बनाई है। यहाँ समुद्र के प्रभाव की वजह से मौसम कभी भी एक्सट्रीम नहीं होता। बारिश साल भर होती रहती है, हल्की फुहारों के रूप में, करीब 30 इंच। तो यहाँ के जंगल कैसे होंगे? यहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट्स मिलते हैं। डेसिडुअस मतलब वो पेड़ जो सर्दियों से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वो पतझड़ वाले खूबसूरत नारंगी पीले रंगों वाले जंगल। एग्जैक्टली, वही खूबसूरत ऑटम सीनरी जो हम फिल्मों में देखते हैं। अच्छा, अब इस जोन के बीच में चलते हैं। साइबेरिया नाम सुनते ही कंपकपी छूट रही है। और छूटनी भी चाहिए। यहाँ कॉन्टिनेंटैलिटी का असली एक्सट्रीम रूप देखने को मिलता है। सर्दियाँ बहुत लंबी, अंधेरी और बेरहम होती हैं। तापमान -40-50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बाप रे! लेकिन एक बात समझ नहीं आई, साइबेरिया में सर्दियां इतनी भयानक होती हैं, तो यहाँ पेड़ अपनी पत्तियां गिराकर खुद को बचाते क्यों नहीं? हमेशा हरे भरे क्यों रहते हैं? पेड़ों ने एक अलग तरीका अपनाया है। ये एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट्स हैं, जिन्हें टाइगा भी कहते हैं। अच्छा। इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं और शेप कॉन जैसा, हाँ। ताकि इन पर बर्फ न टिके। और ये पत्तियां इसलिए नहीं गिराते क्योंकि गर्मियां इतनी छोटी होती हैं कि अगर वो हर साल नई पत्तियां उगाने में एनर्जी लगाएंगे तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। मतलब ये प्रकृति का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग डिजाइन है। बिल्कुल। अब आते हैं इस जोन के ईस्टर्न मार्जिन पर, लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट। ये कैसा है? ये एक मिक्सचर है। इसमें ब्रिटिश टाइप और साइबेरियन टाइप दोनों की कुछ कुछ खासियतें मिलती हैं। तो फिर यहाँ के जंगल भी मिक्स्ड होंगे? बिल्कुल। यहाँ मिक्स्ड फॉरेस्ट्स मिलते हैं, यानी कॉनिफरस और डेसिडुअस दोनों तरह के पेड़ साथ साथ उगते हैं। ठीक है, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, दुनिया के टॉप पर, 65 से 90 डिग्री वाले कोल्ड जोन में। हाँ, आर्कटिक या पोलर क्लाइमेट। यहाँ गर्मी का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ तो पेड़ बिल्कुल नहीं होंगे? एक भी नहीं। यहाँ जमीन साल भर पत्थर की तरह जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। परमाफ्रॉस्ट? हाँ, इसलिए यहाँ सिर्फ टुंड्रा वेजिटेशन मिलती है, यानी काई और लाइकेन। और आखिर में एक और जोन है, अल्पाइन जोन। ये तो किसी लैटिट्यूड पर नहीं है। सही कहा, ये माउंटेन क्लाइमेट है जो ऊंचाई पर निर्भर करता है, जैसे हमारे हिमालय। अच्छा, मतलब जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं, मौसम बदलता जाता है। बिल्कुल। पहाड़ पर चढ़ना लैटिट्यूड में इक्वेटर से पोल की तरफ जाने जैसा ही है, बस ये सफर वर्टिकल होता है। वाह, एक ही पहाड़ पर पूरी दुनिया की वेजिटेशन की झलक मिल जाती है। हाँ, कमाल है। तो हमारा ये वर्ल्ड टूर पूरा हुआ और अब मैं एक पैटर्न देख पा रहा हूं। इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी और बारिश, तो घने जंगल। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, तापमान और बारिश कम होती जाती है और जंगलों का प्रकार बदलता जाता है। और दूसरा पैटर्न है समुद्र से दूरी का। किसी भी लैटिट्यूड पर महाद्वीप के किनारों पर नमी और बारिश मिलेगी, लेकिन बीच का हिस्सा हमेशा सूखा रहेगा। सच में, ये सब जानने के बाद दुनिया का नक्शा देखने का नजरिया ही बदल गया है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, ये जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, ये पिछली सदी की समझ पर आधारित है, एक स्टेबल दुनिया का नक्शा। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो हमें सोचना होगा कि ये बाउंड्रीज कितनी तेजी से बदल रही हैं। क्या रेगिस्तान फैल रहे हैं? क्या टुंड्रा सिकुड़ रहा है? मतलब ये जो साफ सुथरे बक्से हमने बनाए हैं, क्या प्रकृति अब उन्हें मिटाकर अपनी नई कहानी लिख रही है? Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 14, Climate, of Certificate, Physical and Human Geography by G.C. Leong. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyawad, Jai Hind.